हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी अकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल करवाता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल में टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, आप लोग विश्वास कीजिएगा कि इस सेट में से आपको एक ना एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 से है यहाँ पर कि बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? जलाल खां नुहानी था, मोहम्मद शाह नुहानी था, दौलत खां लोधी था या दरिया खां नुहानी था? तो याद रखिएगा, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था दोस्तों? मोहम्मद शाह नुहानी था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन थे? भोजपुर के उज्जैनी शासक निम्न में से कौन थे? संग्राम देव थे, राजा राम शाही थे, राजा नारायणमल थे या बागमल थे? तो याद रखिएगा, भोजपुर के उज्जैनी शासक कौन थे दोस्तों? कौन नहीं थे? बात देखिए, संग्राम देव थे, राजा राम शाही थे और राजा नारायणमल थे। लेकिन जो बागमल थे दोस्तों, ये उज्जैनी शासक नहीं थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस सुल्तान ने तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे? कौन सुल्तान था जिसने तिरहुत, जिसको तुगलकपुर कहते थे, अपने सिक्के जारी किए थे? गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक था या महमूद तुगलक था? तो याद रखिएगा, वो था दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। इसने क्या था दोस्तों? तिरहुत तुगलकपुर से अपने सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था? चेरो वंश था, पाल वंश था, कर्नाट वंश था या मित्र वंश था? तो याद रखिएगा, बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश कौन था दोस्तों? वो था चेरो वंश। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, क्वेश्चन दिया है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1192 में हुई थी, 1204 में हुई थी, 1194 में हुई थी या 1198 में हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी कब? 1198 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गौरी ने, बाबर ने या बख्तियार खिलजी ने? तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था दोस्तों? ये बख्तियार खिलजी था। इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था और इसके पुस्तकालय में आग लगवा दी थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? मोमिन आरिफ थे, ताज फकीह थे या मखदूम मयाअद्या थे या मखदूम बखलील थे? तो याद रखिएगा, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत मोमिन आरिफ थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? दोस्तों, कौन था जो बिहार में प्रांतपति नहीं रहा था सल्तनत काल में? तुगन खां था, सैफुद्दीन ऐबक था, हातिम खां था या मुबारिज खां था? तो याद रखिएगा, जो मुबारिज खां है दोस्तों, ये सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मुबारिज खां। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप प्राप्त हुआ है कहाँ से? पटना से, मुंगेर से, गया से या नालंदा से? तो याद रखिएगा, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र दोस्तों प्राप्त हुआ है नालंदा से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता है। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, किसको कहा जाता था? अंग को, विदेह को, वज्र को या मगध को? तो दोस्तों, ये कहा जाता था श्रीनगर भुक्ति मगध को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मगध को दोस्तों श्रीनगर भुक्ति भी कहा जाता था।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मिथिला के कन्नड़ शासकों की राजधानी क्या थी। मिथिला के कन्नड़ शासकों की राजधानी क्या थी। तिरहुत थी, पटना थी, वैशाली थी या सिमरावगढ़ थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, कन्नड़ शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुगरिल तुगन के अभियान के समय कन्नड़ राज्य का शासक कौन था। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कन्नड़ राज्य का शासक कौन था। हरि सिंह देव था, राम सिंह देव था या मुल्ला तकिया था या महेंद्र सिंह देव था। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कन्नड़ देव का राजा कौन था दोस्तों। हरि सिंह देव थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हरि सिंह दोस्तों नहीं, कौन थे, दिया है राम सिंह देव, थोड़ा गलती हो गया था। राम सिंह जो देव थे दोस्तों, ये तुगरिल तुगन के क्या थे दोस्तों, क्या है क्वेश्चन। तुगरिल तुगन के अभियान के समय ये कन्नड़ राज्य के शासक थे, कौन, राम सिंह देव। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे। धर्मपाल थे, गोपाल थे या देवपाल थे या इनमें से कोई नहीं थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, पाल वंश के शासक कौन थे दोस्तों। धर्मपाल थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। धर्मपाल नहीं दोस्तों, गोपाल थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पाल वंश के संस्थापक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान दिया था। धर्मपाल ने, देवपाल ने, नायपाल ने या गोपाल ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो थे धर्मपाल, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांवों को दान में दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे। पटना के थे, मुंगेर के थे, नालंदा के थे या गया के थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये नालंदा के निवासी थे, धीमन एवं विट्ठल पाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में बौद्ध धर्म का प्राचीनतम केंद्र क्या था। बिहार में बौद्ध धर्म का प्राचीनतम केंद्र क्या था। नालंदा था, विक्रमशिला था या उदंतपुरी था या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र क्या था दोस्तों, वो था विक्रमशिला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ क्या है दोस्तों, दिया है उत्तर इसका नालंदा। तो बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र क्या था दोस्तों, नालंदा है। कहीं कहीं पर दोस्तों थोड़ी गलती हो जाता है, मैं आप लोग लेकिन गलत पढ़ाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त संवत का आरंभ होता है। तो गुप्त संवत का आरंभ कहाँ से होता है। 302 ईस्वी से, 312 से, 320 ईस्वी से, 322 से। तो याद रखिएगा, गुप्त संवत का आरंभ जो होता है दोस्तों, ये 320 ईसा पूर्व में, मतलब ईसा पूर्व ने ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय के अभियानों की चर्चा है। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय के अभियानों की चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या समुद्रगुप्त के। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये चर्चा है समुद्रगुप्त की। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्रयाग प्रशस्ति में। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा था। किसने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा था दोस्तों, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या अजातशत्रु ने। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो समुद्रगुप्त था इसे ही लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी क्या थी। पाटलिपुत्र थी, इलाहाबाद थी, दिल्ली थी या कन्नौज थी। तो याद रखिएगा, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी जो थी पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई थी। मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में या हर्यक वंश में। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो है इसमें महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई थी, गुप्त काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी।
गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? पटना से या सारण से या भागलपुर से या शाहाबाद से? तो दोस्तों ये प्राप्त हुई थी शाहाबाद से। किसकी? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? देवभूति था, पुष्यमित्र था या अग्निमित्र था या वासुदेव था? तो याद रखिएगा दोस्तों, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए? कैमूर से, समस्तीपुर से, बोधगया से या सिवान से? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये प्राप्त हुए बोधगया से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि कण्व वंश की राजधानी थी। कण्व वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? उज्जैन थी, पाटलिपुत्र थी, कन्नौज थी या प्रतिष्ठान थी? तो याद रखिएगा, कण्व वंश की राजधानी दोस्तों थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष का प्राश्रय देने वाला शासक कौन था? सुप्रसिद्ध बौद्ध विज्ञान सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्राश्रय देने वाला कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये था कनिष्क। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि मौर्यकालीन चामर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई थी। चामर ग्रहणी यक्षी कहाँ से प्राप्त हुई थी दोस्तों? ये प्राप्त हुई थी दीदारगंज, पटना में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया दोस्तों? ये किया गया है मेगस्थनीज ने किया है पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन। दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि ये मेरा सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।